प्रियंका और दीपा की माँ उनके बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनके पिता अशोक ने उनकी देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली, परंतु प्रीति दीपा और प्रियंका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो किसी भी तरह से उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो उनसे काम भी कराती और अशोक के सामने प्यार भी जताती थी। प्रियंका, ओ प्रियंका, अरे कहाँ मर गई? आई मम्मी। मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। पर पापा ने तो आपसे शादी की है और मेरी मम्मी तो हमें छोड़कर चली गई। पापा आपको ही हमारी मम्मी बना कर लाए हैं। मैंने तेरे बाप से शादी करी है। तुम दोनों तो मुझे मुफ्त में मिल गई हो। मम्मी, मुझे भूख लगी है। पूरे दिन बस खाना ही खाना रह जाता है तुम दोनों को, और काम ही क्या है? सुबह का बनाकर निपटा दो तो दोपहर को भूख लग जाती है, दोपहर का बनाकर निपटा दो शाम को भूख लग जाती है। मैं तो बस यहाँ तुम दोनों का खाना बनाने ही आई हूँ ना। इतने में अशोक बाहर से आ जाता है। जैसे ही अशोक घर में दाखिल होता है तो प्रीति के तेवर बदल जाते हैं और वो दीपा और प्रियंका को ऐसे प्यार जताती है जैसे कि उससे अच्छा तो कोई ही नहीं। देखो ना अशोक, मैं कब से दीपा को खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर दीपा है कि खाना खाती ही नहीं। कितनी दुबली हो गई है। अगर ये खाना नहीं खाएगी और ज्यादा दुबली हो जाएगी और दुनिया मुझको कहेगी कि सौतेली माँ ने बच्चों को खाना नहीं दिया। प्रीति, तुम इनकी सगी माँ ना होकर भी दोनों बच्चों का कितना ध्यान रखती हो। दुनिया चाहे मुझे सौतेली समझे, पर मैंने तो इन बच्चों को अपना माना है ना। दीपा, प्रियंका, देखो ये तुमसे कितना प्यार करती है। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला जाता है और प्रीति फिर से दोनों के लिए क्रूर हो जाती है। एक दिन की बात है, प्रीति सोच लेती है कि इन दोनों बच्चों से पीछा छुड़ाकर रहेगी। अशोक, पास के गांव में मेला लगा है। मेरा बहुत मन है कि मैं इन दोनों बच्चों को घुमा लाऊं। पूरे दिन घर में रहती हैं दोनों, थोड़ा बाहर निकलेगी तो दोनों का मन बहल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। और ये लो कुछ पैसे, दोनों को कुछ खिला देना, और ऐसा मत करना कि उन दोनों के चक्कर में तुम भूखी रह जाओ। तुम भी कुछ खा लेना। जाओ और तीनों मजे करो मेले में। प्रीति दोनों लड़कियों को लेकर मेले में चली जाती है और वहाँ दोनों को छोड़ आती है। वापस आकर अशोक को बताती है कि वो खो गई। अशोक को ये सुनकर बहुत दुख होता है। दीदी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। माँ कहाँ चली गई? जाने कहाँ चली गई माँ। हम इस मेले में खो चुके हैं। यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। अब हम क्या करें? दीदी, हमें तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेले में प्रियंका दीपा ऐसे ही भूखी प्यासी घूम रही थी। तभी उनकी नजर एक 100 रुपए के नोट पर पड़ती है। वो उस नोट को लेकर कुछ खाने के लिए ले लेती है। फिर भी कुछ पैसे बच गए। तभी मेले में एक दुकान पर एक खेल की दुकान दिखी। दीदी, मुझे ये वाला खेल खेलना है और वो खिलौना चाहिए। रुक दीपा, अभी मैं वो खिलौना तुझे दिलाती हूँ। प्रियंका खिलौने की दुकान पर रिंग डालती जाती है और खिलौने जीतती चली जाती है। ये देख दीपा खुश हो जाती है। दीदी, आपने तो मुझे इतने सारे खिलौने दिला दिए। मैंने कभी इतने सारे खिलौने जिंदगी में नहीं देखे थे। जब तक मैं हूँ तब तक तुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। पर अब हम क्या करें? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। घर का रास्ता हम जानते नहीं हैं और जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए हैं, थक भी गए हैं। दीदी, वो पार्क है ना, वहाँ पर बैठते हैं। वहीं पर बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है। चल वहीं पर बैठते हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ है। प्रियंका और दीपा उस पार्क में बेंच पर बैठ जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर प्रियंका का भी मन करता है कि वो भी क्रिकेट खेले और एक लड़के से वो खेलने के लिए पूछती है, मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मुझको अपनी टीम में शामिल कर लो ना। तुम और क्रिकेट खेलोगी? कभी किसी लड़की को क्रिकेट खेलते हुए देखा है क्या? क्रिकेट खेलना तो लड़कों का काम होता है, तुम जैसी लड़कियों का नहीं है। और तुम्हें तो हम जानते भी नहीं है। छी, इतनी गंदी लग रही हो। एक बॉल करा दो ना बस। अरे चलो चलो, जाओ यहाँ से। लड़के क्रिकेट खेलते रहते हैं। प्रियंका और दीपा
पास में बैठी रहती है। क्रिकेट खेलते खेलते ही उन लड़कों की एक बार गेंद बेंच के नीचे आ जाती है, तो लड़कों को गेंद मांगने पर प्रियंका बॉल फेंक कर देती है। बॉल सड़क पर एक आती हुई गाड़ी के शीशे से टकरा जाती है। अरे ये क्या, बॉल इतनी तेज फेंकने की क्या जरूरत थी? ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है क्या तुझे मुझ पर? क्रिकेट नहीं खेलने दिया तो बॉल ही फेंक दी। मैंने तो धीरे फेंकी थी, अब वो सड़क के दूसरे छोर पर जाकर गिरी है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहाँ पर गाड़ी का मालिक हाथ में बॉल लेकर आता है। सारे लड़के डर जाते हैं। वो आदमी उन लड़कों से पूछता है, ये गेंद किसकी है? सर, ये गेंद हमारी है। किसने फेंकी थी ये गेंद? सारे बच्चे चुप हो जाते हैं और डर के मारे कुछ भी नहीं बताते। उस आदमी के बार बार पूछने पर लड़कों की टोली में से एक लड़का प्रियंका की तरफ इशारा करता है और सब लड़के वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। ये गेंद तुमने फेंकी थी बेटी? हाँ। जरा फिर से फेंक कर दिखाना। क्या हुआ साहब, हम तो गरीब हैं, वैसे ही हम अपना घर भूल चुके हैं। हमारी माँ हमें छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। मैंने तो गेंद उन लड़कों को दी थी, पता नहीं वो सड़क के दूसरी छोर पर कैसे पहुँच गई। माफ कर दो ना साहब। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस जो बॉल तुमने अभी फेंकी थी एक बार फिर से फेंक कर दिखाओ। प्रियंका आदमी के कहने पर फिर से वो गेंद फेंकती है और बहुत ही दूर जाकर गेंद गिरती है। आदमी उसके गेंद फेंकने के तरीके से बहुत प्रभावित और खुश होता है। तुम दोनों बहनें हो? हाँ साहब, ये मेरी छोटी बहन दीपा है। हमारी माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई। हमारी पापा ने दूसरी शादी कर ली, पर हमारी दूसरी माँ हमें पसंद नहीं करती। शायद इसलिए वो हमें इस मेले में छोड़कर चली गई। अब तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें क्रिकेट टीम में शामिल कराऊंगा। देखना, तुम एक दिन बहुत अच्छी क्रिकेटर साबित होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। प्रियंका और दीपा अच्छी परवरिश और अच्छे कोच की वजह से बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर बन जाती हैं। एक बार जब वो टीवी पर आ रही होती है तो अशोक उनको पहचान जाता है। अरे, ये तो मेरी ही बेटी है। ये तो मेले में खो गई थी, पर अच्छा है आज ये कहां से कहां पहुंच गई। पर मैं इनको नहीं लेने जाऊंगा क्योंकि इनकी बहुत अच्छी परवरिश वहां हो रही है। यहाँ तो मेरी बीवी प्रीति हमको जीने भी नहीं देती। आज मेरी अनाथ बच्चियां अपने बलबूते पर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई हैं। मुझे उन पर गर्व है। बहुत साल पहले की बात है। सुकन्या नाम की एक अध्यापिका को एक दूर दराज गांव की कन्या पाठशाला में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। 2 कमरों की पाठशाला थी। 3 कक्षाएं अंदर चलती थी और बाकी की 2 कक्षाएं पाठशाला के प्रांगण में चलती थी। सुकन्या की कक्षा में कुल 5 लड़कियां पढ़ती थी। पहले ही दिन इतने कम छात्राओं को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। बेटी सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। राधा, ये बताओ इस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं पढ़ती हैं? पहले कुल 6 छात्राएं थी, अब तो 5 ही रह गई। फुलवा पढ़ाई छोड़कर चली गई है। फुलवा कहाँ चली गई? जी अपने ससुराल चली गई है, उसका विवाह हो गया। सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। फुलवा की उम्र क्या थी? 10 साल की रही होगी। विवाह के पहले विवाह के नाम पर बहुत खुश रहती थी, लेकिन बाद में जब मायके आई तो माँ से रो रो कर कहती थी, अब नहीं जाऊंगी। कुछ देर के बाद जब मध्याह्न की छुट्टी हुई, तब सभी छात्राएं बुलाए जाने पर अध्यापिका सुकन्या के पास आ गई। सभी छात्राओं के शरीर पर फटे पुराने कपड़े उनकी गरीबी की दास्तान सुना रहे थे। सुकन्या का ध्यान उनके पैरों पर गया तो आश्चर्य में पड़ गई। किसी के पैर में चप्पल या सैंडल नहीं थी। तुम लोग चप्पल सैंडल नहीं पहनती? हमने चप्पल कभी नहीं पहनी है। फूलवा को लाल रंग की सैंडल मिली थी जब वो विदा होकर ससुराल जा रही थी। तुम्हें कपड़े कौन सिलवाता है? हमारे बाबू। बड़ी दीदी को सिलवाया था, उसके बाद छोटी दीदी ने पहना। इस साल मैं पहन रही हूँ। ठीक है,
तुम लोग जाओ। पांचों छात्राएं चली गई, लेकिन सुकन्या अपनी कुर्सी पर ही सोचते हुए बैठी रही। गरीबी का ऐसा आलम भी हो सकता है। बिना चप्पल और सैंडल के ये गरीब बच्चियां अपना जीवन बिता रही हैं। पाठशाला में पढ़ते पढ़ते ही अचानक विवाह हो जाता है। सुकन्या के मन में बड़ा अफसोस हो रहा था, उन पर दया भी आ रही थी। दूसरे दिन राधा देरी से पाठशाला में आई। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। क्या हुआ राधा, तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो? जी, पैर में कांच का टुकड़ा लग गया। टुकड़ा निकाल दिया, लेकिन दर्द हो रहा है। बाबू ने हल्दी लगा दी थी, कह रहे थे ठीक हो जाएगा। तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पैरों में चप्पल होती तो ये खतरा ना होता। घर पर आराम नहीं मिलता, माँ की मार मिलती है। जब तक पाठशाला में रहूंगी, उनके द्वारा मार खाने से बची रहूंगी। बहन जी, चप्पल हमारे घर में कोई नहीं पहनता। माँ क्यों मारती है? वो इसकी सौतेली माँ है, बहुत मारती है। कितना दर्द, गरीबी और क्या क्या सह रहे हैं ये बच्चे। भगवान ही इनका उद्धार करे। पाठशाला से छूटने के बाद सुकन्या उन बच्चियों के बारे में ही सोचती चली जा रही थी। उसे रास्ते में एक 3 एकड़ में फैला हुआ बाग दिखाई पड़ा। उसमें बहुत सारे वृक्ष और फूलों के पौधे लगे हुए थे। सुकन्या ने एक लड़की से उस बाग के बारे में पूछा। बेटी, यहाँ आओ, ये बाग किसका है? ये कन्या पाठशाला का बाग है। सुकन्या ने ये बात सुने तो वो बाग के अंदर चली गई। बाग उसे बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी बाग है, यदि इसका रख रखाव ठीक से हो तो पाठशाला को अच्छी आय मिल सकती है। छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। अरे, ये पौधे तो कमजोर है, इसे सहारे की जरूरत है। सुकन्या ने उस पौधों को सहारा देने के लिए एक रस्सी से उसे बांधकर उस रस्सी का दूसरा सिरा एक मोटे पेड़ से बांध दिया। वो पौधा सीधा हो गया। सुकन्या ने पूरे बाग का मुआयना किया और भविष्य की योजना उनके मन में आ गई। दूसरे दिन सुकन्या ने पाठशाला में उस बाग के पुनरुद्धार की योजना के बारे में चर्चा की। सुकन्या, देखो, ये पाठशाला बच्चों के पढ़ाई के लिए बनाई गई है। हमें इनकी पढ़ाई से ही संबंध रखना चाहिए। बच्चों से बागवानी कराना ठीक नहीं। हम 1-2 पीरियड श्रमदान के लिए रख सकते हैं। बच्चों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, उन्हें सामुदायिक जीवन का ज्ञान होगा। मैं तो उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। सुकन्या का कहना ठीक है, हमें ऐसे सुधार के कार्य करने चाहिए। बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और हमारी पाठशाला का भी नाम होगा। शिक्षिका शशिकला ने सर झुका लिया। कुछ समय के बाद उसने छात्राओं को भड़काना शुरू किया, लेकिन कोई भी छात्रा उनकी बात से सहमत नहीं हुई। वे सब सुकन्या को अपना आदर्श मानती थी। सुकन्या छात्राओं को लेकर समय निकालकर उस बाग का रखरखाव करने लगी। साफ सफाई के साथ साथ सिंचाई भी होने लगी। कुछ दिनों के बाद राधा का ध्यान उस सहारा पाए हुए पौधे की तरफ गया, जो बड़ा पेड़ बन गया था। अरे, ये पौधा कुछ दिनों पहले गिर रहा था। मैंने इसे सहारा दिया और अब ये बड़ा पेड़ बन गया है। वो देखो, दूसरे पेड़ों में अच्छे फल भी आ गए हैं, फूल भी खिल रहा है। अरे वाह, वो देखो, पेड़ में सैंडल लटक रहे हैं, बहुत सुंदर है। हाँ, ये तो सचमुच बहुत प्यारे सैंडल हैं। इतने में पेड़ से आवाज आई। आपने मुझे आधार दिया, इसीलिए मैंने आपकी छात्राओं के लिए आवश्यक सैंडल का इंतजाम किया है। मैं आपके विचार जानता हूँ, इन सब से कहिए। सुकन्या ने छात्राओं को इशारा किया और उन सब ने अपने लिए सैंडल पेड़ से ले लिया। राधा ने भी अपने पैरों में सैंडल पहन ली। मेरे पैर का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, क्या मैं सैंडल को पहनकर चल पाऊंगी? आप इसे पहनकर कदम तो आगे बढ़ाइए, इसके बाद इसका कमाल देखिए। राधा ने सैंडल पहनकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसका जख्म का दर्द गायब हो गया। वो बड़ी खुशी खुशी चलने लगी। ये तो कमाल हो गया,
ये तो वाकई कमाल है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, हमें ये जादुई पेड़ मिल गया। इस बाग के सारे फल और फूल आप लोगों के लिए है। आप बाजार में इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं। उस पैसों से छात्राओं के जीवन में सुधार आ सकता है। सुकन्या और सभी छात्राएं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब किसी भी छात्रा का पैर सूना नहीं रह गया। सबके पैरों में सुंदर सैंडल चमक रहे थे। सुकन्या ने सभी छात्राओं के साथ मिलकर बाग की काया पलट कर दी। बहुत सारे फल फूलों का अच्छा व्यापार शुरू हो गया। बहुत सारे धन की आय होने लगी। छात्राओं के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, किताबें और कॉपियां खरीदी गई। छात्राओं को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी सुविधा और शिक्षा मिलने लगी। कन्या पाठशाला एक आदर्श पाठशाला बन गया। मीनू बहुत नाज नखरों से पली बड़ी थी। दिखने में बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत नए नक्श और सबसे खूबसूरत थी उसकी मीठी बोली। एक दिन उसकी, हमें मीनू की शादी के लिए वर तलाश कर देनी चाहिए। अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। उसके साथ की सभी लड़कियों की गृहस्थी भी बस गई है। हाँ, मैंने भी 2-3 जगह बात चलाई है, तुम भी देखती रहो। मीनू तभी माँ के पास आकर, माँ, मुझे माधव से शादी करनी है। कौन माधव? वही जो मोटरसाइकिल से घूमता है। हाँ माँ, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। वो बैंक में काम करता है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। कब से जानती हो उसे? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। अब उसकी पक्की नौकरी भी है। मैं तुम्हें बताने वाली ही थी। चलो शाम को उनके घर चलने हैं, उसकी माँ से मिलना होगा। शाम को वो लोग माधव के घर गए। माधव की माँ ने उनकी खूब आवभगत की। वापस आने पर, मीनू, तुम उतने छोटे से घर में कैसे रह पाओगी? वो लोग बहुत गरीब हैं, जो है सो लड़का ही है। पापा, मैं भी तो नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन शादी मैं माधव से ही करूँगी। मीनू की जिद के आगे माता पिता की एक न चली। दोनों की शादी हो गई। मीनू ससुराल आ गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, पर अब उसको पैसे का अभाव खलने लगा। बैंक की बंधी बंधाई तनख्वाह कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। मीनू परेशान रहने लगी। एक दिन, मीनू, कल संडे है, मेरा एक मित्र अरुण खाने पर आएगा। उसकी पत्नी मायके गई हुई है, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया। क्या खिलाओगी? छोले भटूरे बना लूंगी। तुम्हें भी तो मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद है ना? हाँ, वो भी बंदा क्या याद रखेगा। दूसरे दिन मीनू सुबह से ही घर की साज सज्जा और खाना बनाने में लगी थी। तभी, मीनू, अब काम छोड़कर अपना हुलिया ठीक कर लो, अरुण आता ही होगा। जी माँ जी। वो झट से तैयार होने चली गई। अरुण ने जब छोले भटूरे खाए तो उसे बहुत पसंद आए। वाह भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। क्या भटूरे बनाए हैं? ऐसे भटूरे तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेंगे। अरे यार, क्यों चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तू घर का बना खाना खाता है ना? पहले तेरी माँ बढ़िया खाना बनाती थी, अब बीवी भी अच्छी खाना बनाती है। मुझसे पूछ, मेरी बीवी तो रसोई से दूर भागती है, इसीलिए मुझे यहाँ के सभी रेस्टोरेंट के स्वाद का पता है। मीनू बहुत खुश थी। अरुण के जाने के बाद, माधव, क्यों ना हम भी अपनी एक छोले भटूरे की छोटी सी दुकान खोल लें? मैंने अरुण को बोला था कि चने के झाड़ पर मत चढ़ा, अब उसका फल तो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें तो मेरी हर बात मजाक ही लगती है। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुए हैं। तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि मैं ठीक से तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। माधव, मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। बात तो आई गई हो गई। अपनी खूबसूरत बीवी को घुमाने फिराने के लिए और उसके साज श्रृंगार के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। मीनू कभी कोई डिमांड नहीं करती थी, पर माधव को अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाहत थी। एक दिन, सर, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, प्लीज मेरा होम लोन जल्दी पास करवा दीजिए। आप बाहर चलिए, मैं आता हूँ। वो व्यक्ति बाहर गया तो उसने माधव को एक थैली पकड़ा दी। माधव ने थैली तुरंत उसके हाथ में वापस कर दी। उसकी हिम्मत देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो पशोपेश में पड़ गया कि क्या करे। जब घर पहुंचा तो, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो।
कुछ नहीं, बैंक की टेंशन है। दूसरे ही दिन वो जैसे ही बैंक पहुंचा, उसके बॉस ने उसे बुलाया। मिस्टर माधव, ये लीजिए अपना सस्पेंशन ऑर्डर, और जब तक इंक्वायरी होगी आप वो बैंक आने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सर, वो तो खुद ही मुझे बुलाकर ले गया था, मुझे फंसाया गया है। बॉस ने उसकी एक न सुनी, उसके तो होश उड़ गए। क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को और रिश्तेदारों को। वो घर आकर चुपचाप लेट गया। आज इतने जल्दी कैसे आ गए? मीनू, तुम कह रही थी ना कि हम अपनी एक दुकान खोल लेते हैं, वो समय आ गया है। चलो मेरे साथ चलो। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पहले हम किराए पर जगह लेंगे, फिर अपनी दुकान खोलेंगे। मैं तुम्हें कब से कह रही थी, पहले चलकर मम्मी पापा से बात कर ले। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दोनों ने किराए की जगह पक्की कर ली। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना एक छोटी सी दुकान खोल लिया। मीनू तो छोले भटूरे बनाने में पहले से ही बहुत एक्सपर्ट थी। माँ भी उसके साथ पूरा समय देती। उनकी दुकान अच्छी चल निकली। उनकी खूब कमाई होने लगी। धीरे धीरे 1 साल हो गए। एक दिन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मीनू, अब दुकान का काम कैसे होगा? अरे अभी कौन सा बच्चा पैदा हो जाएगा? अभी उसके आने में 7-8 महीने का समय है। तब तक हम खाना बनाने के लिए कारीगर रख लेते हैं। मैं अपनी देखरेख में उनसे छोले भटूरे बनवाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। उन्होंने 2 कारीगर भी रख लिया। उनके छोले भटूरे की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन इस दुकान का मालिक, भाई, आप लोग तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, किराया दुगना कर दीजिए। अरे भाई, इतनी कमाई नहीं होती, इतना किराया कहाँ से दे पाएंगे हम। आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए। माधव और मीनू बहुत परेशान हो गए। माधव, तुम चिंता मत करो, हम जहाँ भी दुकान खोलेंगे वहीं चल निकलेगी। तुम मेरे गहने गिरवी रखकर अपनी खुद की दुकान के लिए जगह देख लो। नहीं नहीं मीनू, तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो उनकी नजरों से मैं गिर जाऊंगा। मैं उनको बताने थोड़ी जा रही हूँ, अपने पास कुछ बचत भी तो है। जब हमारी कमाई होने लगेगी तो सबसे पहले गहने ही छुड़वाएंगे। माधव ने उसके कुछ गहने रखकर बाकी गहने गिरवी रख दिए और घर के नजदीक ही एक दुकान खरीद ली। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पर खूब भीड़ होने लगी, खूब आमदनी होने लगा। तभी एक दिन बैंक से फोन आया। माधव, आपकी इंक्वायरी में आप निर्दोष साबित हुए हैं। आपकी नौकरी फिर से बहाल हो गई है। आपको पिछले 2 सालों का एरियर भी मिलेगा। आप सोमवार से ज्वाइन कर लीजिए। इतना सुनते ही माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमेशा ईमानदारी की जीत होती है माधव। अब मुझे दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। तुम 1-2 आदमी और रख लो। तुम चिंता मत करो, हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। देखो ना, अभी वो आया भी नहीं है और मेरी बहाली का संदेश आ गया। मेरे ऊपर लगा दोष भी दूर हो गया। उन्होंने 2 आदमी और रख लिए। माधव दिन भर बैंक में रहता, शाम को दुकान संभालता। उसकी माँ भी दुकान पर ही रहती। मीनू का बेटा होने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी दावत रखी। मीनू के सारे गहने भी उसने छुड़ा लिए थे। मीनू सजी धजी बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। हमारी बहू बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली है। उसकी सूझबूझ से ही आज हम इतने बड़े कारोबार के मालिक हैं। उसने छोले भटूरे बेचकर हमारी गरीबी दूर ही कर दी। मीनू और माधव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। उनका जीवन खुशियों से भर गया।